Hi everyone and welcome back to another exciting episode of the Realty Reveal where we connect with the industry experts of the Indian real estate market. And today one of our esteemed channel partner has joined us. Yes viewers, please welcome Mr. Shan, working with the incredible team of Gitanjali Homestay Private Limited for over a decade now. Hi Shanji, thank you so much for joining us in this podcast today. I guess बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद आज फाइनली हम आपके साथ बैठ गए इस पॉडकास्ट में. तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट और आपके इनसाइट्स हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर देयर प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. तो शान जी हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से. तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि रियल एस्टेट मार्केट में आपने अपनी ज़िंदगी के अभी तक 10 साल दे दिए जो कि बहुत बड़ी बात होती है. तो इस जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और गीतांजलि के परिवार को आपने कैसे ज्वाइन किया? मैम एक्चुअली जब एक बंदा कॉलेज अपने या चीज़ें फिनिश करता है तो उसके बाद करियर की तरफ वो शुरू करता है. तो मेरी जो एजुकेशन है वो सब मेरठ से हुई है. तो उसके बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो एक्चुअली दे अप्रोच कि भाई गुड़गांव मार्केट जो है बहुत अच्छी है, बूम कर रही है, तो आप इधर कुछ देखो. उसके बाद में मैंने शुरू किया था, नोएडा में भी शुरू किया, दिल्ली में शुरू किया. नाउ आई हैव स्टार्टेड इन गुड़गांव. तो गुड़गांव में हम लोगों ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो की थी टपुकेड़ा. उस टाइम में ये सब आपका जो भिवाड़ी था ये बहुत अच्छे से बूम कर रहा था. तो हम लोगों ने प्लॉट में स्टार्ट किया अपना. ठीक है. तो प्लॉट में हम लोग यहाँ से जब ये आपका एलिवेटेड और ये कुछ भी नहीं बना हुआ था, जो सोना एलिवेटेड हाईवे है, तो यहाँ से हम लोग जाते थे. उसके बाद में अपना भिवाड़ी, टपुकेड़ा, और वहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हैं. तो क्लाइंट को लेके जाना, उनको रास्ते में एक चीज़ समझाना. तो ये सब आज जो चीज़ें आपको दिखती हैं तो उस टाइम ये सब नक्शों पे था. ठीक है ना, ऑन द मैप. और चीज़ें बतानी आसान नहीं थी लेकिन हम लोगों ने बड़ी मेहनत की. तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की. फिर वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह सेल किए. प्लॉट में भी मतलब जैसे बताया जाता था तो वो चीज़ें आई डोंट नो कि अब मैं जैसे साइट पे गया तो मैंने देखा कितना क्या हुई है. तो वहाँ से मेरी जर्नी इनफैक्ट स्टार्ट हुई है. उसके बाद में हम लोगों ने भिवाड़ी में थे कुछ प्रोजेक्ट्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उसको हमने शुरू किया. यानी प्लॉट के बाद में ग्रुप हाउसिंग. तो ये जर्नी का पार्ट रहा. तो 2014 एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट था हम लोगों का. तो उसमें मेरे कुछ और भी दोस्त थे जो आज भी मेरे अच्छे कांटेक्ट में हैं. फिर धीरे धीरे एक ब्रोकिंग फर्म से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था. फिर अपनी चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं. और फिर प्लॉट, फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, फिर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल. उसके बाद में मैंने यूपी में एक जगह पड़ती है रामपुर, वहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने शुरू किया था. हम 3 फ्रेंड थे. और फिर वो प्लॉट्स का एक अच्छा प्रपोज़ल बना के मैंने इंट्रोड्यूस किया उसको. दुबई में इंट्रोड्यूस किया और सऊदी में भी, सऊदी अरेबिया. तो मैं वहाँ रहा लगभग 17 दिन रहा मैं. तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी जो हमारी सेल थी, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग थे अपना यूपी से, उन सबको मैंने अप्रोच किया, लीड जनरेट करी. तो मैं और मेरी टीम के कुछ 1-2 पर्सन थे मेरे साथ में. फिर हमने वहाँ पे अपना ये काम शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला. ठीक है. तो वो रामपुर में पहला अपना एज अ डेवलपर कह लीजिए, या मतलब एक शुरुआत थी. वो इन्जॉयमेंट भी था और वो एक्सपीरियंस भी था. तो उसको हम लोगों ने शुरू किया. शुरू करने के बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ इवेंट भी किए. इवेंट करने के बाद में फिर मैसेज शूटअप, मतलब उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग इतना थी नहीं, क्योंकि 2014 की बात थी. मतलब ये 15-16 में इनिशिएट किया था हम लोगों ने. तो एक रेफरेंस पे काम करना पड़ता था. ऑफलाइन मार्केटिंग थी, उसको हम लोगों ने किया. इवेंट किया, लोगों से मिलना, बात करना. तो रिस्पांस बहुत अच्छा मतलब मिला. फाइनली हमने वो आई थिंक थी कोई 10 एकड़ की साइट थी. तो वहाँ पे जो जैसे लोकल कॉलोनीज़ होती है उस टाइप में वो कॉलोनी थी. तो वहाँ पे 100 गज़, 200, 300, 400 गज़, इस वे में हमने चीज़ों को सेल किया. तो बहुत अच्छी मतलब वो हुई. और उसके बाद में फिर वापस गुड़गांव में, मतलब पहले गुड़गांव, फिर रामपुर, फिर बैक टू गुड़गांव, ऐसे चलता रहा. फिर उसके बाद में अपना एक छोटी सी फिर जो ब्रोकिंग फर्म थी, फिर टीम अपना बढ़ाई, लोगों से कनेक्ट हुए. इस टाइप से हमारी जो चीज़ें थी वो चलती रही. लेकिन उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा. मुझे एक इंटरनेशनली एक्सपोजर मिला. और उस इंटरनेशनली एक्सपोजर में
जैसे दुबई के मेरे कुछ फ्रेंड बने, उन्होंने मुझे वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ थी इंटरनेशनली उसके बारे में मुझे बताया, तो मुझे उससे काफ़ी लर्निंग मिली। कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली कि जो यहाँ उस टाइम ये रेरा नहीं होता था इंडिया में ना। हाँ, तो उन्होंने वो बताते थे कि भाई इफ़ यू वांट टू इनिशिएट एंड स्टार्ट इन दुबई एंड मिडिल ईस्ट, तो आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा रियल इस्टेट अथॉरिटी के अंदर, उसको रेरा सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग। ओके। तो वो इंडिया में जब तक था नहीं, ना ही यहाँ पे रेरा जो प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल होता था, क्योंकि 2017 में हुआ इधर, तो वहाँ पहले से ही था। वहाँ पे गवर्नमेंट की जैसे वेबसाइट है, तो वो चीज़ें एक्चुअली यहाँ बाद में शुरू हुई। तो आई ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द रेरा एंड हाउ इज़ द वर्क, तो वो सब चीज़ें पहले से ही पता थी। तो ये इंटरनेशनली एक्सपोजर मतलब मिलने की वजह से ये चीज़ें पता चला कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, रेरा क्या होता है। तो ये इंडिया में बाद में ही, तो हमें पहले पता था इन सब चीज़ों का, क्योंकि कई बार ऐसा माइंड में आया कि हम वहाँ भी कुछ शुरू कर सकते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में केस से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड भी बने, वो बोलने लगे कि भाई आप अपना, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग वर्किंग हैं वहाँ पे और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू इन इंडिया, लेकिन राइट चैनल राइट वे उनके पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना यहाँ पे एक ऑफिस बनाओ, आपको रेरा ऑफिस ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, लोकल जो सपोर्ट है वो आपको देंगे। तो उसमें चीज़ें मतलब समझ में आई और ऐसा भी आना जाना मतलब लगा रहा। तो उसमें वहाँ के इन्वेस्टर को जैसे हम लोग इधर लाए, इधर के चीज़ें उनको बताई गई, इवेंट में बुलाया, तो वो इंटरनेशनली मतलब चीज़ें ठीक लगी, अच्छा उनसे मतलब बेनिफिट मिला, चीज़ें सीखने को मिली। तो ये रेरा और ये सब चीज़ें ना मतलब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इनके क्लियर थे। तो ये एक जर्नी का पार्ट रहा। फिर अपना धीरे धीरे छोटी टीम से कुछ बड़ी टीम हुई, फिर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, फार्म हाउसेस, लैंड, इन सब चीज़ों में धीरे धीरे हम लोग चलते रहे। और उस टाइम में और आज की डेट में जो मैंने महसूस किया है प्राइस को लेके, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, लीगल, टेक्निकल, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन उसके लिए भी नीड टू अपडेट इट। ठीक है, पहले चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत मतलब डिफरेंस था, आज तो सब कुछ डिजिटल ही हो गया है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ट्रस्ट फैक्टर विद द क्लाइंट और ट्रस्ट फैक्टर विद द बिल्डर, ये सब आपको एक इंटरनली अपने लेवल पे ना आपको बनाना पड़ता है। आपकी जो एक प्री वर्किंग है, अगर आप उसको लेके चलोगे तो आपका इन्वेस्टर बेस कभी ख़राब नहीं होगा, आपके क्लाइंट सेफ रहेंगे। तो वो अपना हम लोगों ने करी, वो एक एक्सपोजर से मतलब रही मेरे साथ में। तो ये एक जर्नी का पार्ट है। बाकी अभी भी कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, तो चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे चैनल्स जैसे मिल गए हैं जहाँ से जानकारी मिल जाती है लीगल टेक्निकल के बारे में, और आपके जैसे और बहुत न्यूज़पेपर आ गए हैं, कुछ जर्नल्स आ चुके हैं, कुछ गूगल्स, इन सब से आपको क्या लेटेस्ट अपडेशंस है एंटायर इंडिया, पैन इंडिया, इंटरनेशनली, तो वो आपको सीखते रहना पड़ता है ताकि आप अपने जो क्लाइंट है, आपका जो इन्वेस्टर बेस है, आप उसको बता सको। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये जर्नी का पार्ट है। बाकी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शान जी, गीतांजलि के परिवार के साथ जुड़े हुए आपको इतना टाइम हो गया है, तो आप गीतांजलि होम स्टे की टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो धीरे धीरे मैम, एक्चुअली देयर आर सो मैनी बिल्डर्स एंड द चैनल पार्टनर्स, लोग अप्रोच करते गए। जब आप काम करते जाते हैं आपको थोड़ा सा लोग जानने लगते हैं। वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ योर आपने रिजल्ट्स क्या दिए। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने अप्रोच किया, बहुत सारे लोग मिले। तो गीतांजलि ने भी मतलब उनकी टीम ने भी मुझे इसी ड्यूरेशन में अप्रोच किया और 32 माइलस्टोन में सबसे पहली मुलाकात मेरी हुई। मैं जो सुनील साहब हैं उनसे, सुनील जी से मैं मिला, उन्होंने और उनके जो छोटे ब्रदर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्पेस ऑफिस में। ठीक है, तो उन्होंने मुझे 32 माइलस्टोन के बारे में भी बताया, स्पेस के जो एससीओ प्लॉट्स थे उसके बारे में मुझे बताया, और टाइम टू टाइम मतलब एक अपडेशन मिली। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गीतांजलि के से मिल के। उसका रीज़न ये रहा कि सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी थी, क्लैरिटी थी, जो कि पैसे से अलग हटके एक चीज़ होती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करते हैं और अपनी चीज़ों में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके चलोगे,
तो आपको फिर बेनिफिट मिलता है। तो गीतांजलि ने ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और जो अपना चीज़ें थी तो वो सब रिवार्ड, रिकॉग्निशन ये सब रखा विद मी एंड विद माय क्लाइंट्स। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ से मेरी गीतांजलि से जैसे जो भी ये प्रोजेक्ट्स अंडर राइट करते थे, चाहे वो अपने SEO प्लॉट्स हैं या रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 32 माइलस्टोन है, या रिसेंटली जो भी अपडेशन है वो मुझे मिलता रहा। मेरे जो क्लाइंट थे हम उनको अप्रोच करते थे, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा। तो वो चीज़ें ना फिर एक्सपेंड हो गई और आज एक नेक्स्ट लेवल पे हैं। पहले जो एक सेल्स टीम थी उससे बात होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने काम किया, रिज़ल्ट मिला, तो आज जो ऑनर हैं, फाउंडर्स हैं, आज उनसे डायरेक्ट बात होती है। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक कोई पार्शलिटी है, मतलब वो हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई आप भी एक फैमिली का पार्ट हो और आप भी हमारे साथ में मिलके जैसे काम करते हो, तो वो एक पॉजिटिवली मतलब रिस्पांस मिलता है उसका। ये बहुत अच्छी बात रही है उसमें। देखिए मैम, कभी भी जब आप किसी बिल्डर या चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं तो इंटरेक्शन आपका जो होगा वो CRM से होगा, सेल्स टीम से होगा, आपके अकाउंट से होगा। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत मतलब आपको चाहिए उस जगह पे। सपोज़ करिए कोई एक बुकिंग है, तो बुकिंग कराने के लिए पहले सेल्स टीम से मिलोगे, फिर CRM, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई, अकाउंट्स। तो हमेशा CRM, डॉक्यूमेंटेशंस, इंसेंटिव, रेम्यूनरेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिली मतलब गीतांजलि से। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो वो एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके लिए एक्चुअली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी रही, अकाउंटेंसी अच्छी रही, CRM पार्ट, सेल्स टीम। अब बहुत लोग हैं मतलब नाम लेने में मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा कि जो बेसिक पिलर है गीतांजलि के, अकाउंटेंसी हो गई, आपका CRM है, मार्केटिंग सपोर्ट्स हो गई, R&R हो गए, ठीक है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो ये सब के लेवल के बाद इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हमेशा मिली। चाहे आपका इंसेंटिव्स कह लीजिए, चाहे क्लाइंट के लेवल पे उसकी सर्विसेज कह लीजिए, या क्लाइंट को जो चीज़ें बताई गई वो ऑनर की गई। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है। अब सपोज़ करो कोई चीज़ हमने एक रेंट वाला जो मॉड्यूल है उस पर हमने सेल की, तो क्लाइंट को टाइमली चेक प्रोवाइड करना, वो अकाउंटेंसी का पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वो CRM का पार्ट हो गया। तो उन सब चीज़ों को ना हमें फ़ोन नहीं करना पड़ा, कंपनी ने खुद ही फ़ोन किया, खुद ही क्लाइंट के चेक बनवाए और वो खुद ही हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो उसमें ऐसा लगा कि यार हमने तो सिर्फ क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया, बाकी ये कैसे बैक टू बैक चीज़ें हो गई। तो मतलब उसमें काफ़ी स्मूथ रही। एग्जैक्टली चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, मतलब आपको पता ही नहीं लगता। तो उसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है, हम भी और चीज़ों पे फिर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब सपोज़ करो एक बुकिंग है जी, मैं बुकिंग भी मैं ही करवा रहा हूँ, उसका CRM से भी मैं ही फॉलोअप ले रहा हूँ। तो एक आपने बुकिंग के बाद में CRM, अकाउंटेंसी और चेक्स, ये सब फिर कंपनी आपको ऐसे कर लेगी कि मतलब आपको फिर फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बैकएंड सपोर्ट खुद से मिलने लगती है। और जो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मतलब आप यू एंड द क्लाइंट्स विल बी सेफ, और उनकी जो चीज़ें हैं जो Day 1 पे सॉर्टेड हैं वो आपको मतलब दे विल रिमेन सेम एंड टू एंड। तो एंड टू एंड क्रिप्शन जो है वो चीज़ रहती है इधर, तो वो अच्छी बात है। तो आपकी स्टोरी तो शान जी इंटरनेशनल लेवल की निकली, तो क्यों ना आपके ये नॉलेज के खजाने का हम और फ़ायदा उठाएं। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि गुड़गांव में ऐसे कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे किसी इंसान की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी बर्बाद हो ही नहीं सकती। मैम देखिए, आज की डेट में जो नितिन गडकरी जी का जो एजेंडा था, उनका बहुत ज़्यादा फोकस था आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें, चाहे वो रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, तो आई थिंक वो चीज़ आपको अच्छी एक चर्निंग देती है। सेकंड, आपका जो हॉट सेलिंग और हॉट पॉइंट्स रहे हमेशा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड, और आज की डेट में जो हमारा सोना है, क्योंकि सोना में IMT सोना, राइट, उसके अलावा अभी वहाँ पे एक तो सोना में हमारा 2031 का मास्टर प्लान था, तो बिफोर द टाइम हम लोग चल रहे हैं। ये एलिवेटेड हाईवे, ये सब चीज़ें हम सुनते थे, ये 2031 में होनी थी। आज ये देखिए बिफोर द टाइम हम खड़े हुए हैं। राइट। और लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे ना एक अभी सफारी बन रही है, मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेस वे हो गया, ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज्ड है, एलिवेटेड हाईवे है, ऑपरेशनलाइज्ड है, एक जंगल सफारी यहाँ पे बननी है।
IMT सोना हो गया, ठीक है जी। और एक जितना भी आप ये देख रहे हैं कि मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना है, इसके अलॉन्ग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आनी हैं जो इंडस्ट्री का पार्ट भी होंगी, रेसिडेंशियल भी होंगी, कमर्शियल भी होंगी, और लोगों को रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये हॉट सेलिंग है, हॉट लोकेशन बनेगी। और अभी जो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, 5 बड़े शहर बसाए जाएंगे, ठीक है। आज के टाइम में जिन लोगों को जो थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों ने अपने इंटरनल लेवल पे वहाँ ज़मीनों की जो एक एक्विजिशन है, ज़मीनों की ख़रीदारी शुरू की हुई है। आप देखेंगे कि जब चीज़ें सैचुरेटेड होंगी तो वो KMP वाला जो पार्ट है, 5 बड़े, क्योंकि उससे क्या है, हमारे ना 3 से 4 स्टेट भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि KMP हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन सब को कनेक्ट करता हुआ जाता है। तो 5 बड़े शहर आपके KMP के बिल्कुल अलॉन्ग विद बसाए जाएंगे। उनका मास्टर प्लान ऑलमोस्ट चीज़ें सब रेडी हैं, DPR रेडी है। उसी के सराउंडिंग में जो रेलवे है, रेल के बड़े बड़े जंक्शन बनाए जा रहे हैं आपके सोना, ये पटौदी की तरफ, मानेसर की तरफ। तो आपको निज़ामुद्दीन, न्यू रेलवे, न्यू दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब चीज़ें आपकी वहाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए कि जहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, जहाँ पे आपको बड़े शहर की संभावनाएं मिलती हैं, तो पब्लिक बेसिकली उधर मूव करेगी। एग्जैक्टली। आज गुड़गांव के अंदर जो, जैसे आपने देखा है, लोअर कैटेगराइज टाउन थे, जैसे आपका फारूक नगर हो गया, आपका पटौदी हो गया, उनको जो हमारे CM साहब हैं, उन्होंने इसको मिडिल सेगमेंट में खड़ा कर दिया लाके। तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट, जो परचेजिंग है, वो बढ़ रही है, क्योंकि लोअर से वो मिडिल में आ गए हैं। तो लोअर को मिडिल, मिडिल को हाई में लेके जाने का काम हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है यहाँ पे, ये बेनिफिट है। दूसरा ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि जो जंक्शन बन रहे हैं रेलवे के, मानेसर के अंदर, पटौदी के अंदर, तो ये भी हॉट स्पॉट बन चुका है। इसकी न्यूज़ अपडेशंस हैं मेरे पास में, मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ में। KMP के आसपास 5 बड़े शहर, ये मैंने बता दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, सोना में जंगल सफारी, 6,500 हेक्टेयर लैंड है IMT सोना में। तो ये सब एक्चुअली गुड़गांव क्यों बना, सिर्फ एयरपोर्ट और यहाँ पे जो MNCs आई हैं, तो ये गवर्नमेंट पैक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट इनका है 2041 के जो मास्टर प्लान आएंगे, तो उन सब में मेंशन है ऑलरेडी। तो आप ये मानिए कि जिस दिन हमारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद में गवर्नमेंट कहती है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो ये व्हाट इज़ नेक्स्ट वाली चीज़ें मैंने 2041 वाली आपको थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करी है, जितनी मेरी जानकारी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर हो गया, कन्वेंशन सेंटर है, सेक्टर 21, सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन, तो ये सब चीज़ें हॉट स्पॉट में रहेंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, और आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, फारूक नगर, पटौदी, मानेसर, ठीक है जी, भिवाड़ी के आगे नीमराना। तो बहुत मतलब ऐसे कहीं भी मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ आप कुछ भी ले लो, 2, 4, 5 सालों में मतलब डबल, ट्रिपल, 2x, 3x ही जाना ही जाना है। और गुड़गांव तो अपने इंडिया का आज मतलब आप ये समझिए कि ये मुंबई से भी आगे निकल रहा है। यहाँ घर होना एक आइकॉन हो गया है, घर होना मतलब आप अगर ड्रीम हो गया। एग्जैक्टली, अगर मतलब यहाँ तो आप ये मानिए कि आने वाले टाइम में कि शायद किसी की ITR 1 करोड़ की होगी, वही यहाँ सर्वाइव, मतलब वही यहाँ रह पाएगा। इतनी महंगाई, ये सब चीज़ें यहाँ धीरे धीरे हो रही हैं, और उसी की वजह से जो हमारा रियल इस्टेट है वो बूम कर रहा है यहाँ पे। राइट। तो एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, आप देखिए चीज़ें कहाँ हाथ आ पा रही हैं यहाँ पर। तो ये एक अपने आप में ये मतलब चीज़ें बेंचमार्क बन रही हैं धीरे धीरे। ये तो शान जी, कमर्शियल और रेसिडेंशियल तो बहुत हो गया। मैंने सुना है कि रियल एस्टेट मार्केट में रिटेल स्पेसेस का बहुत बूम है, बहुत ट्रेंड चल रहा है रिटेल स्पेसेस। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि रिटेल स्पेसेस में इन्वेस्ट करके एक इंसान को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मैम, रिटेल स्पेस में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आप ये मानिए कि आपको जो रिटर्न है, मतलब एक इंसान जॉब भी कर रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, तो वो उसकी जॉब और उसका बिजनेस हैम्पर नहीं होते हैं। आप ये मानिए कि उसने एक सेकंड इनकम अपनी जनरेट कर ली है इसके थ्रू, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका रिटेल का, ठीक है।
और अच्छे ब्रांड्स के साथ में टाई अप आप हो जाते हैं। एक आपने अच्छे प्लेस पे कोई चीज़ अगर ली है तो आपकी जॉब, आपका बिजनेस हैम्पर नहीं है, रिटर्न आपको आ रहे हैं, अच्छी चर्निंग है, जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बेस्ट आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि जिसमें हमारी जो हैम्पर नहीं होती हैं, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ हैम्पर नहीं हो रही हैं, तो वो एक रिटेल स्पेस ही है। तो एवरीबडी वांट्स कि उसे करना चाहिए, ठीक है, और उसमें लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो कुछ हैं अपने पास में अच्छे रिटेल स्पेस, वो मैं आपको ऑप्शन भी दे दूँगा, जिसमें लोगों को अच्छे ROI हैं, चर्निंग्स हैं, और एज ए ट्रेड, एज ए रिटर्न, तो वो सब चीज़ें मतलब मेरी रिकमेंडेशन रहती है हमेशा कि हमें जाना चाहिए रिटेल स्पेस के लिए। तो जैसे कि शान जी, आपके एक्सपर्ट व्यू से हमें ये पता चला कि आपका जो करियर है वो सिर्फ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में आपने काम किया है। तो क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि गुड़गांव और इंडिया के अलावा ग्लोबली कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो नेक्स्ट रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं या बन चुके हैं? मैम, रसल अल खैमा है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है रसल अल खैमा में। रसल अल खैमा, हाँ जी। कहाँ पे है ये जगह? मैम, ये एक्चुअली ये 6 एमिरेट्स हैं, तो ये दुबई के एडजेसेंट ही है रसल अल खैमा। उसके बाद में ओमान है, बहुत अच्छा, मतलब आज की डेट में ओमान, राइट। गवर्नमेंट एक्चुअली अप्रोच करती है, टैक्सेस बेनिफिट्स देती है, इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। आप अगर इंडियन बजट्स और जो दुबई और रसल अल खैमा, ओमान, इनमें कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे आपको टैक्सेस के बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए इस साल अगर आप देखेंगे 87,000 इंडियंस ने इंडिया छोड़ के वो शिफ्ट हो गए हैं अनदर कंट्रीज़ फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड जॉब्स। और वो सब रीज़न है आपके टैक्स बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को टैक्स बेनिफिट चाहिए वो अप्रोच करते हैं दुबई को, रसल अल खैमा को, ओमान को, क्योंकि उन्हें टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो अपने इधर और उधर में ये डिफरेंस है। तो जो लोग मतलब डिफरेंस अकाउंट्स में और अपना टैक्सेस में देखते हैं तो वो शिफ्ट करते हैं। तो मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, रसल अल खैमा में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बिज़नेस के लिए भी जा रहे हैं और अपने जॉब्स के लिए भी। आपके ओमान में हैं, आप देखिए जो मोहम्मद बिन अपने प्रिंस हैं, क्या कहते हैं, केस से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो बहुत ऐसे शहर हैं जो आज वहाँ पे डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। तो वहाँ लोग बिज़नेस के लिए भी जा रहे हैं, जॉब्स के लिए भी जा रहे हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट में आज की डेट में काफ़ी डिमांडिंग हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि आपके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओमान हो गया, कतर हो गया, और अपने ये रसल अल खैमा है, तो ये अच्छे स्पॉट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं कि जहाँ मतलब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है शान जी, अब ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। अब अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में गुड़गांव के अलावा आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सिटी है, स्टेट है जो नेक्स्ट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन या हॉटस्पॉट बन सकती है? मैम, आज की डेट में एक गोवा बहुत हॉट डेस्टिनेशन है इन ऑल दी रेस्पेक्ट। राइट। गुड़गांव के बहुत ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूव कर लिया है गोवा की तरफ, ठीक है। तो मोपा एयरपोर्ट पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है किसी भी मास्टर प्लान के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों की मूवमेंट बढ़ती है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स हैं जो इनिशियली, और ये हर जगह का रूल रहा है कि अगर आप इनिशियली वहाँ किसी भी जगह चले गए हैं तो हमेशा आप टॉप पे रहेंगे। तो जो आज लोग जा रहे हैं वो ज़मीनों को जैसे ज़मीनें बांधना, लैंड एक्विजिशन, लीगल टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करके, उन सब में आज जो बेनिफिट वो दे सकते हैं अपने आप को प्लस क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को, वो नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि गुड़गांव के अलावा अगर कोई एक बजट प्रोफाइलिंग में अगर जाना चाहता है तो गोवा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मोपा एयरपोर्ट हो गया, उसके अलावा बहुत ऐसी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे। और फिर सबसे अच्छा जो पॉइंट है वहाँ पे लोगों में, जैसे अपने इधर आपने देखा होगा जो पॉल्यूशन है, अगर हमारा यहाँ AQI लेवल 400 तक पहुंचता है, वहाँ का जो AQI लेवल है ना वो आपको मिल जाएगा 50-60 तक। तो आप देखिए ना, आज भी गोवा का बंदा 90 साल 100 साल जीता है।
और अपने इधर लाइफ स्पैन, तो इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। जिन लोगों को जो नेचर लविंग है, ठीक है, जिन्हें चीज़ें चाहिए, तो AQI लेवल हो गया आपका, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा हायर रहता ही रहता है गुड़गांव में। गोवा में वो चीज़ें कम है, नेचर लविंग हो गया, प्लस गोवा की मार्केट आई थिंक वो खुलता भी 24 घंटे ही है। यहाँ तो एक टाइमिंग है, वहाँ कोई टाइमिंग नहीं है, टूरिस्ट हब है। और फिर गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा ना फोकस में लैंड पार्सल बहुत हैं, तो अभी दिस इज़ द हाई टाइम एंड द गुड टाइम। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे रिटर्न्स उसे मिलने ही मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। मैम गोवा क्या है, देखिए गोवा में एक तो वेदर, वहाँ पे 12 महीने एक सेम वेदर रहता है, ठीक है, ना ठंड है ना बारिश है। और एक कॉमन एक चीज़ सबसे अच्छी अपने इधर जैसे ठंड पड़ रही है इधर, तो वहाँ पे ये बेनिफिट है। दूसरा जो नेचर लविंग है, हमेशा एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अपने दिल्ली NCR में है थोड़े से चैलेंजेस, आपको पता ही है सब है। कभी यहाँ पे जैसे ग्रैप लग गया 1 2 3 4, वहाँ आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। तो नेचर लविंग, सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड, क्योंकि एक लेवल पे आके ना हर बंदे को पीस ऑफ माइंड, उसे लग्जरी के अलावा जो लाइफ में चाहिए वो उसे चाहिए नेचर लविंग, और उसको चाहिए कि मतलब एक सुकून, ठीक है, वो सब चीज़ें भी उसको वहाँ मिलती हैं। तो वो शायद उन लोगों के लिए कहीं पैसे से ऊपर की चीज़ें हैं। तो आपको दिल्ली NCR तो प्योरली ये कॉमर्शियल हब बन गया हमारा, लेकिन वो दोनों चीज़ों में कॉमर्शियल और आपका एक मेंटल पीस, वो आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो उस चीज़ के लिए ना बंदा और ज़्यादा लाइक कर रहा है, मतलब गोवा साइड को। और अभी जैसे सब चीज़ें मैनेज्ड है, वेल प्लान्ड है, मास्टर प्लान का पार्ट है, गवर्नमेंट का फोकस है उधर। तो अगर आप ये सब पॉइंट देखते हो तो आपको रहने में भी वहाँ बहुत अच्छा, मतलब जो फीडबैक है लोगों को लगता है, क्योंकि वहाँ भी इंटरनेशनली चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि टूरिस्ट हब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गवर्नमेंट फोकस बहुत कर रही है उधर, तो जहाँ गवर्नमेंट खुद आपके मास्टर प्लान में इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ आपको रेवेन्यूज़ मिलते ही मिलते हैं, कोई इशू नहीं। सो नाउ वील स्टार्ट विद अवर रैपिड फायर राउंड। शान जी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे बेसिकली कुछ क्विक क्वेश्चंस करूंगी, और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है सिर्फ एक वर्ड में, ठीक है? दैट्स इट। सो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड। इफ यू कुड लिव इन एनी फेमस बिल्डिंग और अ लैंडमार्क इन द वर्ल्ड, so which one would it be and why? Burj Khalifa. Actually, I like height and top, and both the similarities. Right. That's why. और आपने दुबई में काम भी किया है, आपको दुबई बहुत प्यारी जगह भी लगती है। हाँ, दुबई बेस्ट। तो बुर्ज खलीफा मुझे पसंद है, तो वहीं मौका मिलता है तो ऑब्वियसली। राइट, बुर्ज खलीफा, परफेक्ट आंसर जी। ओके, सो इफ यू कुड चूज वन सिटी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो आप किस सिटी में इन्वेस्ट करते? ऑब्वियसली गुड़गांव, हरियाणा। ऑब्वियसली गुड़गांव एक करियर की शुरुआत है, और गुड़गांव हरियाणा ने दिया बहुत कुछ है, तो चांसेस इसको बहुत है इधर। ग्रेट। सो व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट रिक्वेस्ट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट? मैम एक्चुअली वन ऑफ माय क्लाइंट, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे कोई सीक्रेट डोर हो, वो सीक्रेट डोर मेरा किसी सीक्रेट टनल से कनेक्ट हो, ठीक है, और ताकि मेरा इन एंड आउट का मतलब वो किसी को ना पता चले, तो सीक्रेट डोर और सीक्रेट टनल की उसने मुझसे रिक्वायरमेंट की बात कही। वाओ, दैट्स रियली बिज़ार। कि मतलब कौन वो बिल्डर होंगे जो इस चीज़ को पूरा कर सकेंगे। तो क्या आपने पूरी की उनकी ये रिक्वेस्ट? मैम ये अभी अंडर प्रोसेस है, लेट्स सी। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what's the most unusual feature you think a property can have that would make it must to have? मैम एक्चुअली AI होम असिस्टेंस एक टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो आप उसमें मतलब वो फील कर सकते हैं जैसे आप एक चांद पे रह रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ की चीज़ें आपको फील कराई जा सकती हैं, ठीक है। आप अपने घर में हैं, लेकिन जो फीलिंग है वो आपको चांद वाली मिल सकती है। तो आज की डेट में जो AI है हमारा, तो उससे, उस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो बहुत बड़ा इसका स्कोप है आज की डेट में, और एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आप AI होम असिस्टेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें। एग्जैक्टली, और AI और टेक्नोलॉजी का तो आई गेस बहुत रोल बढ़ चुका है रियल एस्टेट में। आज की डेट में AI ये रियल इस्टेट में क्या हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी लवर हैं तो आप इसको अडॉप्ट करें और देखें, मतलब आपको फील चांद सितारों की कैसे आने वाली है। एग्जैक्टली। जी।
So, our next question is, if you could buy one property anywhere in the world without looking at the price of that property, what would you buy? मैम एक्चुअली आई एम नेचर लविंग, तो मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें ग्रीनरी भी मिले, जिसमें थोड़ा व्यू मुझे मिले, सुकून तो मिले। सुकून मिले, सेरेनिटी, मतलब मेरी पहली एक प्रायोरिटी रहेगी। तो कुछ ऐसा प्राइवेट कोई आइलैंड या ऊपर वाला कभी करे स्लैग, तो वही सब चीज़ें हैं माइंड में। लेट्स सी। तो I guess you will must buy a private island in Maldives or something कुछ like ऐसी this. चीज़, मतलब आप भी दुआ कीजिएगा कि ऊपर वाला कभी रहमत करे, तो वो चीज़ बिल्कुल माइंड में है। That's great. Perfect answer. A private island connected to हाँ, nature. जी So let's move on to the next question. जी। If real estate had a motto, what would it be? मैम रियल इस्टेट इज़ प्योरली लोकेशन, लोकेशन एंड द लोकेशन। Great. So what's the most wildest renovation idea you have ever seen that actually worked? मैम एआई टेक्नोलॉजी एडाप्टेशंस पे बहुत जैसे काम किया जा रहा है, तो एक मेरे बहुत अच्छे नोन मेरे रेफरेंस में ही है। जब मैंने बिफोर आफ्टर देखा, तो उनका जो घर है वो मतलब मैं पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने जो चेंजेस उसके अंदर किए हैं, तो उन्होंने एआई भी अडॉप्ट किया, और उसके अलावा कुछ नेचर की ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक थी, वो भी अडॉप्ट की। और फाइनली मतलब आप बिफोर आफ्टर खुद देखेंगे कि कितना अच्छा, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी और आपका जो नेचर है, उन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन Combination. मिलता है, Right. तो आई गेस कि वो बेस्ट वे है। तो एवरीबडी फॉलो, और उसको थोड़ा सा अपने लेवल पे अगर करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे लगा। That's great. जी So what's the one thing जी। every home buyer should look for in a property but they often overlook it? मैम एक्चुअली सेफ्टी, सिक्योरिटी, Right. एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइटनिंग, तो Enough sunlight should be there. एग्जैक्टली, तो इन्हीं पॉइंट्स को मुझे मतलब ये लगता है कि ये कंसिडर किए जाने चाहिए। ये Location और price तो हर कोई हाँ देखता जी है. जी मैम। That's a very good point. जी So let's wrap up the rapid fire round with our last question of Okay. today, Shanji, and it's a very interesting question for you. So if you were a property, अगर आप एक property होते, तो what type of property would you be? I would like to be penthouse. Actually, Wow. I like luxury, height and top. So it is a combination of 3 points, as I told you. तो पेंट हाउस होने से मुझे तीनों चीज़ों की फील आ जाती है, लग्जरी की भी, हाइट की और टॉप की। तो मैं इसी को really great. प्रेफर करूँगा। हाँ जी। That's really great. So thank you so much, Shanji, for coming to the Realty Reveal. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके same रियल एस्टेट से जितनी भी आपकी नॉलेज है वो गेन करके हमें बहुत अच्छा लगा स्पेशली। और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में रियल्टी रिवील के, तो कनेक्टेड रहना हमारे साथ और फॉलो करते रहो गीतांजलि होम स्टेट को हर जगह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।